नमस्कार। कुछ साथियों ने जानना चाहा है कि एग्रीकल्चरल लैंड, कृषि भूमि जो कैपिटल असेट नहीं है और उसको यदि सेल किया जाएगा और उससे प्रॉफिट होगा, तो वो किस इनकम टैक्स के प्रोविजन के अनुसार इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट होगा। उन्होंने ये भी जानना चाहा है कि एग्रीकल्चरल लैंड, कृषि भूमि एग्जम्पशन के पर्पस से किसे माना जाएगा। उनका सवाल ये भी है कि यदि एग्रीकल्चरल लैंड की इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और वो एग्जम्प्ट होगी, तो क्या उस इनकम को रिटर्न में बताना जरूरी होगा। मैं इन सारे सवालों का जवाब आपको दूंगा, लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को वॉच करने के बाद कर दीजिए, ताकि आप मेरे ऑलरेडी पब्लिश्ड वीडियोस को वॉच कर सकें और जो वीडियो आने वाले हैं उनकी इंफॉर्मेशन का भी लाभ ले सकें। तो चलिए हमको ये जानने के लिए कि कौन से प्रोविजन में एग्रीकल्चर लैंड, यदि वो एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका प्रॉफिट सेल से जो होगा किस प्रोविजन में एग्जम्प्ट होगा। तो जब हम सेक्शन 10(1) में जाते हैं तो वहां कहा गया है कि एग्रीकल्चरल इनकम shall not be included in computing the total income of any person of a previous year। लेकिन क्या प्रॉफिट जो होगा सेल्स से एग्रीकल्चरल लैंड के, वो एग्रीकल्चरल इनकम होगी? क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम का मीनिंग तो आम भाषा में, जब एग्रीकल्चर हम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उससे जो इनकम होती है वो एग्रीकल्चरल इनकम है। तो क्या एग्रीकल्चरल लैंड के सेल पर जो प्रॉफिट होगा वो एग्रीकल्चरल इनकम होगी? इसको जानने के लिए हमको सेक्शन 2(1)(a) में जाना होगा, जहां पर एग्रीकल्चरल इनकम को डिफाइन किया गया है। जब वहां जाते हैं तो हमको एक प्रोविजन मिलता है जहां पर कहा गया कि एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम ए लैंड सिचुएटेड इन इंडिया which is used for the purpose of agriculture is agricultural income। इसका मतलब यदि कोई लैंड इंडिया के अंदर सिचुएटेड है और वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होती है, तो उससे जो इनकम होगी रेंट या रेवेन्यू के रूप में, वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। लेकिन क्या ये रेवेन्यू की डेफिनेशन में आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड? इसको जानने के लिए हमको फिर से सेक्शन 2(1)(a) के एक्सप्रेशन में जाना होगा, जहां पर कहा गया है कि उस एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर जो सेक्शन 214 में कैपिटल असेट की डेफिनेशन में आती है, बाकी जो एग्रीकल्चर लैंड है, यदि उसके सेल से जो प्रॉफिट होता है, जो रेवेन्यू ड्राइव होता है, वो एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। तो हमारी एक शंका का समाधान हो गया कि यदि एग्रीकल्चर लैंड है, वो कैपिटल असेट नहीं है, तो उसकी जो प्रॉफिट होगा वो अंडर सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चर इनकम की तरह एग्जम्प्ट होगा। हम ये भी जान लें कि वो एग्रीकल्चर लैंड, कौन सी एग्रीकल्चर लैंड ऐसी हैं जो कैपिटल असेट की डेफिनेशन में आती है। तो पहली श्रेणी उसके अंदर है कि ऐसी एग्रीकल्चर लैंड जो ऐसे म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के जो लोकल एरिया हैं, जिनकी पॉपुलेशन 10,000 से कम नहीं है, यदि उसमें सिचुएटेड है तो वो एग्रीकल्चर लैंड होने के बाद भी कैपिटल असेट है और उसके सेल पर जो प्रॉफिट होता है उस पर कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स लगता है। इसके अलावा भी म्यूनिसिपल लिमिट के बियॉन्ड विदिन 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, मैंने आपको डिटेल दी है। उन म्यूनिसिपैलिटी से कैंटोनमेंट बोर्ड की पॉपुलेशन के अनुसार यदि एरियल डिस्टेंस में जो एरिया मैंने बताया है उनके अंदर कोई लैंड सिचुएटेड है तो वो भी कैपिटल असेट होती है, एग्रीकल्चर लैंड भी और
उसके सेल पर कैपिटल गेन लगता है। यहाँ मैं ये बात क्लियर कर दूं कि पॉपुलेशन का मतलब पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है प्रीसीडिंग सेंसस के जिसके डाटा पब्लिश हो चुके हैं और जिस प्रीवियस ईयर में आप सेल कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को उसके बिगिनिंग में अवेलेबल है। अब हमारे दिमाग में एक बड़ा सवाल है। हमने कहा कि एग्रीकल्चर लैंड के सेल पर जो रेवेन्यू ड्राइव्ड होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा और सेक्शन 10(1) में एग्जम्प्ट होगा। लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड क्या है? नॉर्मली एग्रीकल्चर ऑपरेशन किए जाते हैं, एग्रीकल्चर की जाती है, कल्टीवेशन किया जाता है और ऐसी एग्रीकल्चर लैंड किसी दूसरे एग्रीकल्चर को आप सेल कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वो एग्रीकल्चर करेगा, कल्टीवेशन करेगा, तो कोई डिस्प्यूट नहीं है कि आपने अपनी एग्रीकल्चर लैंड जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होती थी वो दूसरे एग्रीकल्चर करिस्ट को सेल की है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो डिस्प्यूट आ सकता है कि आपकी जो लैंड है जिसको आप सेल किए हैं वो एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इन द केस ऑफ शरीफा बीबी मोहम्मद इब्राहिम, जिसका मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। उनने उसके पहले के जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन है उनको कंसिडर करने के बाद 13 फैक्टर्स, इंडिकेटर्स डिसाइड किए गए जिनके बेसिस पर ये डिसीजन लेना होता है कि क्या आपकी जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ये क्लियर कर दिया गया था कि ये पता लगाना कि जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं वो डिपेंड करता है फैक्ट्स के ऊपर और हर एक केस के फैक्ट डिफरेंस हो सकते हैं। सो जिस केस के जो फैक्ट उनको कंसिडर करने के बाद डिसाइड करना होता है कि वो एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं है। जो 13 फैक्टर्स या इंडिकेटर्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया उनके बारे में उन्होंने क्लियर किया है कि वो किसमें पक्ष में हो सकते हैं, किसी में विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मिला के जो फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ओवरऑल फैक्ट को और सर्कमस्टेंस को कंसिडर करके ये डिसाइड करना होता है कि लैंड एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शरीफा बीबी के केस में कौन कौन से इंडिकेटर्स बताए थे। पहला इंडिकेटर था कि क्या जो लैंड है जिसको आप सेल कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड है, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में एग्रीकल्चर लैंड बताई गई है और उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू को पेमेंट हुआ है कि नहीं। द लैंड एक्चुअली या सामान्यतः एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हुई है या नहीं हुई है। ये जो यूज है एग्रीकल्चर पर्पस का वो लंबे पीरियड तक रहा या स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। आपने एग्रीकल्चर लैंड परचेज की, पर्पस था सेल करके प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन इन बिटवीन 10(1) के प्रोविजन का बेनिफिट लेने के लिए, एग्जम्पशन का बेनिफिट लेने के लिए आपने कुछ समय के लिए एग्रीकल्चर कर ली, तो क्या वो लैंड एग्रीकल्चर लैंड कही जाएगी? ये भी रिलेवेंट फैक्टर होगा। क्या जो इनकम आपकी एग्रीकल्चर लैंड से हो रही है, आपने उस एग्रीकल्चर लैंड को परचेस किया इन्वेस्टमेंट करके, तो क्या जो इनकम है वो प्रोपोर्शनेट टू आपके इन्वेस्टमेंट है? इसके बाद अलग अलग लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स के यदि लैंड को डाइवर्ट करना है एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए तो उसके लिए परमिशन लेना होती है। तो वो परमिशन किसने लिए? आपने लिए, आप सेल कर रहे हैं लैंड को, आपने लिए या जो परचेजर है उसने लिए है। इसके बाद क्या उस लैंड के किसी पोर्शन पर ऑलरेडी नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए परमिशन ली जा चुकी है? क्या एग्रीकल्चर लैंड जिस समय आप सेल कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं हो रही?
और किसी दूसरे यूज के लिए हो रही है। वो जो यूज है वो परमानेंट है या टेम्पररी है। लगता है कि जो लैंड है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर एग्रीकल्चर लैंड बताई गई है, लेकिन कभी उस पर एग्रीकल्चर किया ही नहीं गया। क्या उन्होंने वास्तव में इस एग्रीकल्चर लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए रखा है, लिया है? एग्रीकल्चर लैंड ऐसे डेवलप्ड एरिया में है जहां पर उसकी एडजॉइनिंग सर्कमस्टेंस को देखकर ये डिसाइड किया जा सके कि ये एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने एग्रीकल्चर लैंड को प्लाट में कन्वर्ट कर दिया, वहां पर रोड और अदर फैसिलिटीज को डेवलप कर दिया। उस लैंड के किसी पोर्शन को पहले सेल किया गया नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। अगेन, यदि परमिशन आपने ली है उसको कन्वर्शन की नॉन एग्रीकल्चर लैंड के लिए, लैंड की बिक्री नॉर्मली एग्रीकल्चर लैंड की बिक्री एकर्स के बेस पे होती है, तो कहीं ये एकड़ के बेस पे सेल हुई है या स्क्वायर फीट या स्क्वायर यार्ड के बेसिस पे सेल हुई है? ये एग्रीकल्चर लैंड जब परचेज की तो क्या जो परचेज का कंसिडरेशन पेमेंट कर रहा है, आप जब सेल कर रहे हैं तो आपको जो कंसिडरेशन मिल रहा है, जो परचेजर आपको दे रहा है, वो क्या उससे ज्यादा है जो नॉर्मली एक एग्रीकल्चरिस्ट आपकी एग्रीकल्चर लैंड परचेज करता? ये भी एक रिलेवेंट फैक्ट है जो कंसिडर करने का है। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया इन फैक्टर्स को अप्रूव करने के बाद कि इनमें से कोई फैक्टर किसी केस में प्रेजेंट होंगे, कोई फैक्टर किसी दूसरे केस में प्रेजेंट होंगे। तो अल्टीमेटली टोटल फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस हैं उस लैंड की, उसको देखकर डिसाइड करना होगा कि वो एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं। इस डिसीजन के बाद ट्रिब्यूनल्स ने और हाई कोर्ट ने जो फैक्टर्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताए थे, इंडिकेटर्स बताए थे, उनको कंसिडर करने के बाद डिफरेंट फैक्ट्स में डिफरेंट डिसीजंस लिए हैं whether in a particular fact the land was agricultural land or not. मैं ऐसे 4 डिसीजन आपके सामने रख रहा हूं। यदि आपको देखना है कि किस फैक्ट में क्या डिसीजन लिया गया है तो आप इनको रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा भी डिसीजंस हैं ट्रिब्यूनल्स के, हाई कोर्ट्स के। आखिरी सवाल का जवाब कि क्या एग्रीकल्चर लैंड जब सेल हुई तो एग्रीकल्चर लैंड थी और वो सेक्शन 10(1) में एग्जम्प्ट है, तो क्या उस प्रॉफिट को, उस इनकम को जो सेल से हुई उसको रिटर्न में बताना जरूरी होगा? तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम ₹5,000 से ज्यादा है और आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल है, तो ये जो एग्रीकल्चर इनकम है ये रेट पर्पस के लिए आपकी टोटल इनकम में ऐड की जाती है और फिर आपको एग्रीकल्चर इनकम की रिबेट दी जाती है। तो इसको आपको रिपोर्टिंग पर्पस के लिए बताना होगा, रेट पर्पस के लिए बताना होगा। और यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपनी लाइकिंग जरूर शेयर कर दीजिए और अपने उन साथियों तक इस वीडियो के लिंक जरूर शेयर कर दीजिए जिनको ये जानने की जरूरत हो सकती है कि वो जो लैंड सेल कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।